जय हिंद साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे अपने समस्त परिवार के साथ। मित्र मित्र जो दिल्ली पुलिस की जो मेरी भाई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। हालांकि ये तीसरी क्लास है मेरे भाई, दोनों क्लासों का लिंक डिस्कशन में। आज मैं 50 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन आपके इस सेशन में क्लियर करा दूंगा। और जो भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी फ्री में। सच सुन रहे हैं आप? कोई चार्ज नहीं है मित्र, कोई चार्ज नहीं है मेरे भाई। सच में विश्वास करिए, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में क्लासें आपके अनुसार, आपके टाइम के अनुसार सारे सब्जेक्ट की। क्योंकि बताना चाहता हूं, मैं अपने इसी प्लेटफॉर्म पर और मैं और मेरी टीम जो आपको दिखाई दे रही है, और लिख भी रखा है मैंने कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 में जो भर्ती निकली हुई है, कौन कौन भाई वर्दी पहनना चाहता है, कौन कौन अपने वर्दी को अपनी दुल्हन की तरह सजाना चाहता है। इस काम में मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। वादा यह है कि आप बस मुझसे जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बताना चाहता हूं 50 नंबर जीएस के आएंगे, 45 क्वेश्चन मेरे सेशन में मिल जाएंगे। इतनी गहराई से, इतना बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा। मुगल सर मोस्टली मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे, मैथ रीजनिंग मुगल सर पढ़ाएंगे। गजब पढ़ाते हैं, वीडियो उनकी जाके देख लेना किस तरह से पढ़ाते हैं। करंट अफेयर मोस्टली आपके अविनाश सर पढ़ाएंगे। बिल्कुल फ्री क्लास है मित्र, चिंता न करें, बस आप लोग तैयार रहिए। एक स्टेटमेंट आप लोगों के साथ में लेकर आया हूं। शंख बज चुका है आगाज रण का, शंख बज चुका है आगाज है रण का, युग बदलने की तैयारी है, युग बदलने की तैयारी है। औरों को तो नौकरी मिल गई, लेकिन मेरे भाई अब की बार आपकी बारी है। तो इस स्टेटमेंट के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। आप में से बता दी कितने भाई मेरे साथ तैयार हैं। मैं वादा करता हूं अपने छोटे और भाइयों से और बहनों से, मैं जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं आपको सारी क्लासें फ्री दूंगा। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ, सेशन को सब्सक्राइब कर लें, ऑल पे सेलेक्ट कर लें। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, इसके साथ साथ मैराथन क्लास, ये सारी क्लासें आपको फ्री मिलने वाली हैं। जब एग्जाम का टाइम आएगा, गजब तरह से मेरे भाई 15-15 घंटे आप कहेंगे तो 15-15 घंटे क्लास दूंगा मैं, लेकिन मैं आपके साथ हूं। बस रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए। फिर देखिए चलते हैं। हालांकि 1 से लेकर 50 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं। तो मित्र क्वेश्चन आपके सामने, बताइए अगर आप क्वेश्चन जानते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में उसका उत्तर जरूर बताने की कृपा करें मेरे भाई, ताकि मैं भी आपकी तैयारी को आंक सकूं। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय का भाग कहलाता है। मतलब ये है जो प्रायद्वीपीय भारत है मित्र, वो ये वाला है। हालांकि ऑप्शन आपके सामने, आप देखकर बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। मध्य उच्च भूमि, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार। इसे पूछा है नर्मदा नदी के उत्तर में। किसमें? नर्मदा नदी के उत्तर में। बताइएगा कि प्रायद्वीपीय भाग का जो भाग है वो क्या कहलाता है। हालांकि प्रायद्वीपीय भाग मित्र टोटल आपको जो दिखा रहा हूं वो ये वाला है। ये प्रायद्वीपीय भारत है जो मैंने आपको बनाया, और इसके मध्य से इस तरीके से नदी बहती है मित्र, अमरकंटक से, जिसे नर्मदा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्मदा नदी कहा जाता है, नर्मदा नदी कहा जाता है मित्र। और ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है मित्र भारत की। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को मैं आंसर बड़ा सावधानी से आप कर ले जाएंगे अगर आपको मैपिंग तैयार है भाई। ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसके पश्चिम में देखा जाए पश्चिमी भारत, पश्चिमी घाट है। क्या है? पश्चिमी घाट है। और इसके पूर्व में ये वाला जो कटा फटा है, इसे पूर्वी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। और इसमें क्या कहा है? उत्तर पूछा है, मतलब इधर साइड, इधर साइड पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, देखो दक्कन का पठार तो हो ही नहीं सकता, दक्कन का पठार यहां पर मेरे भाई, और उत्तर इसके यहां पर है। तो ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। क्या बच्चा? मध्य उच्च भूमि। ये वाला जो भाग है जो अरावली से लेकर के, अरावली और नर्मदा जो विंध्याचल पर्वत के मध्य की भूमि है ये वाली, उसे क्या कहते हैं? तो इसे मतलब मध्य उच्च भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य उच्च भूमि कहते हैं।
उच्च भूमि कहते हैं। यहां तक किसी मेरे भाई की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ऐसी मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरह से समझ में आ चुका होगा। आगे चलिए, आगे चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था क्रिकेट मैच का संचालन और नियंत्रण करती है? अगर इस क्वेश्चन को नहीं बता पाई तो मेरे भाई बड़ा सोचने वाली बात है, बड़ा सोचने वाली बात है। क्या आईसीसी कराती है या एफआईएच कराती है? हालांकि जो एफआईएच है ये हॉकी की, ये हॉकी कराने वाली, खेल कराने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसकी जो स्थापना है वो 1924 में हुई है और हेडक्वार्टर बच्चों इसका कहां पर है? तो लुसाने में है। कहां पर है? लुसाने। कोई मेरा दोस्त, मेरी भाई, मेरा बहन ये बताए लुसाने जो शहर है वो किस देश का शहर है? लुसाने शहर है वो किस देश का शहर है? कोई भाई बताने का प्रयास करे, ठीक है। अच्छा, फीफा के बारे में तो जानते होंगे। फीफा की स्थापना, इसकी जो स्थापना बच्चों वो वर्ष 1904 में हुई है, फीफा की स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर बच्चों ज्यूरिख में है। कहां पर? ज्यूरिख में। कहां पर मेरे दोस्त? ज्यूरिख में है। और एफआईडीई ये क्या कराती है? शतरंज कराती है। क्या कराती है? शतरंज कराती है, ठीक है। क्या कराती है? शतरंज कराती है, एफआईडीई। और इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1924 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो मेरे दोस्त क्या बताएंगे? लुसाने में। किसमें? लुसाने में। यहां तक किसी मेरे भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो अब तो मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे भाई बता सकते हैं कि आईसीसी, जिसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं, क्रिकेट परिषद कहते हैं। और जो अंग्रेजी वाले विद्वान है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, काउंसिल, काउंसिल कहते हैं मेरे भाई। और इसकी स्थापना बच्चों ध्यान रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ध्यान रखना यूएई में, यूएई के दुबई में, दुबई शहर में इसका हेडक्वार्टर है, यूएई में। क्लियर हुआ? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। क्वेश्चन मैं जानता हूं आपके समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन बताएं मित्र, गजब का क्वेश्चन है, आया हुआ आपका क्वेश्चन है। मैंने कहा है ना कि आपके एग्जाम में ये आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। इससे आप एक आंकड़ा लगा सकते हो, एक फ्रेमवर्क बना सकते हो, जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति मकान बनाता है, घर बनाता है, तो घर बनाने से पहले अपना नक्शा अपने दिमाग में फीड कर लेता है कि मुझे अपना घर इस तरीके से बनाना है, इतने कमरे बनाने हैं, और इस जगह जंगले निकलवाने, इस जगह विंडो निकलवानी है, इस जगह मुझे गैरेज रखना है। उसी तरीके से आप अपने जीवन के जो आपने लक्ष्य तय किया है, वर्दी आपका सपना है, वर्दी आपकी दुल्हन है, वर्दी आपकी मंजिल है, तो मेरे भाई आपके लिए ये स्ट्रक्चर है। आप इसको देख करके बड़ी आसानी से, इन क्वेश्चनों को देख करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा अंजाम दे सकते हो। मैं वादा करता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर गजब के मेरे भाई पढ़ाऊंगा, गजब से थ्योरी वाइज पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा। और आप बेहतर तरह से नोट्स बनाना मेरे भाई। बताइए, नई आर्थिक नीति डॉट डॉट के नाम से जानी जाती है, बताइए किस नाम से जानी जाती है, ये पूछा गया है। अच्छा, जो नई आर्थिक नीति है ये जिसे हम लोग एलपीजी कहते हैं, क्या कहते हैं? एलपीजी। क्या कहते हैं? एलपीजी कहते हैं। एलपीजी के तहत बच्चों जो लाइसेंस प्रणाली थी उसे समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया, जो लाइसेंस प्रणाली थी। और ये कब भारत में कब आई? तो ध्यान रखना 1991 में आई थी। कब आई थी? 1991 में आई थी मेरे मित्र। एलपीजी जो भारत में नई आर्थिक नीति के तहत जो आई थी वो एलपीजी के तहत आई थी। और कब आई थी? 1991 में आई थी। उस समय अपने देश में प्रधानमंत्री कौन थे? अगर पीएम पूछी जाए उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? और वित्त मंत्री पूछे जाए तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे? कोई मेरे भाई बता सकते हैं, कोई मेरा दोस्त बता सकता है कि एलपीजी के टाइम पर वित्त मंत्री कौन थे? बताने का प्रयास करें। मैं जानता हूं सभी लोग जानते होंगे,
डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनकी देन है बच्चों। बहुत अच्छे ये अर्थशास्त्री थे। आइए मतलब आईएमएफ में ये मेंबर रह चुके हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इससे पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं। गजब के व्यक्ति थे बच्चों। और पीवी नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री थे। दोनों बातें आप लोगों को बेहतर तरीके से याद रख लेना। लेकिन जो नई आर्थिक नीति डॉट डॉट के नाम से जानी जाती है, तो नए आर्थिक सुधार के नाम से जानी जाती है, नए आर्थिक सुधार के नाम से जानी जाती है। मेरे दोस्त, क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताएं, अगला क्वेश्चन बताएं बच्चों, अगला क्वेश्चन बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी रिट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब आप कह सकते हैं ये जो बात कर रहा है वो आर्टिकल, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है आर्टिकल 21 की बात कर रहा है भाई। आर्टिकल 21 की बात कर रहा है। ये किसकी? अनुच्छेद 21 की बात कर रहा है। क्लियर हुआ? और आगे क्या कर रहा है? व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट है जो सर्वोच्च न्यायालय जिस समय हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसके अनुसार एक 5 रिट जारी की जाती हैं। 5 रिट जारी की जाती हैं। कितनी? 5 रिट जारी की जाती हैं। जो किस आर्टिकल के तहत की जाती हैं? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? 5 रिट जारी करता है। क्या करता है? 5 रिट जारी करता है। इसमें से 4 आपकी ये है, 4 आपकी ये लिखी हुई है, और एक और है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। इसी के माध्यम से व्यक्ति की जीवन क्या होती है? रक्षा होती है। अब जरा ध्यान दें, इसमें एक एक बात को बहुत बेहतर तरह से समझेंगे कि सबसे पहले पूछा गया जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष पेश करना होता है। इसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता। तो ये किसके तहत आता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आता है भाई। किसके तहत? बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आता है। ठीक है, किसके तहत? बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आता है। और ये जो कंडीशन है, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट जारी करता है। अच्छा, जो हाई कोर्ट है मेरे भाई, हाई कोर्ट है, वो किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत है वो हाई कोर्ट रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण हुआ मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, गजब का क्वेश्चन है। बताएं मित्र, बताने का प्रयास करें कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या कानून और समान संरक्षण की बात करता है? कानून के समान संरक्षण और कानून के समान समानता, ये 2 बातें मित्र, ये 2 बातें हैं। दोनों बातों को याद रखना। एक तो कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात कौन सी है? कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण। ये दोनों बातें, और दोनों बातें बच्चों आपके मित्र आपके एग्जाम में पूछी जाती है मेरे भाई। समझिए चीजों को। देखो, आर्टिकल जो 17 है ना, मैं बताऊंगा, चिंता न करें। आर्टिकल 17 है वो छुआछूत, अनटेबिलिटी, मतलब अस्पष्टता, अस्पष्टता के अंत की बात करता है। अस्पष्टता के अंत की बात करता है, कि अंत की बात करता है। आर्टिकल 17 है। और आर्टिकल जो 21 है मेरे भाई, कौन सा? आर्टिकल 21 है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। क्लियर? और जो आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 23 है, यह बेगार, बलात्श्रम, बलात्श्रम और दुर्व्यवहार
की बात करता है, अर्थात आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, आर्टिकल 23 कहता है। लेकिन जो अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल 14 है मेरी वाली, ये वाला, इसमें समानता का अधिकार, समानता का अधिकार की बात की गई है, अधिकार की बात की गई है, समानता के अधिकार की बात की गई है मेरे भाई। इसके तहत दो सिस्टम बनाए गए, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण, जो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक फैक्ट और पूछा जाता है मित्र, जो कानून के समक्ष समानता है ये किस देश के संविधान से लिया है? कानून के समक्ष समानता है मेरे भाई, ये किस देश के संविधान से लिया है? तो आप बताएंगे ब्रिटेन के संविधान से। अरे वही ब्रिटेन, वही ब्रिटेन जिसने पूरे विश्व में अपना साम्राज्य, उपनिवेशवाद फैला रखा था। कहा जाता है कि ब्रिटेन एक समय ऐसा देश हुआ करता था जिसके उपनिवेशवाद का जो एरिया था वहां पर सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं था। उसी देश से भारतीय संविधान के निर्माताओं ने कानून के समझ समानता ये जो शब्द लिया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, पीसीएस जैसे एग्जाम पूछा जाता है मेरे भाई, कि कानून के समझ समानता जो आर्टिकल 14 में वर्णित है, किसमें? आर्टिकल 14 में वर्णित है, किस देश के संविधान से लिया है? तो बताएंगे आप ब्रिटेन के संविधान से। किसके? ब्रिटेन के संविधान से। मित्र सेशन छोड़ के मन जाना, मैं वादा करता हूं अगर आपने सेशन पूरा देखा, सही तरीके से देखा, तो वर्दी उसी के अनुसार अपने एक स्ट्रक्चर अपना तैयार कर लिया, तो मित्र वर्दी आपको निश्चित मिल जाएगी मेरे भाई। और जो कानून के समान संरक्षण है, कानून के समान संरक्षण है मेरे भाई, ये किस देश से लिया है? तो ध्यान रखना, यूएसए के संविधान से लिया है। किसके? यूएसए से। हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। आगे चलें, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व कितना है, मतलब जनसंख्या घनत्व, जो पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा है मेरे भाई, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, इसका मतलब ये होता है मेरे भाई, ये इसका मतलब होता है। तो बता सकते हैं कितने व्यक्ति निवास करते हैं मेरे भाई? बताइए, क्या 384 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है, या 282 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, या 388 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, और 386 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर? ध्यान रखना, सेंसर से, जनगणना से आपके हर एग्जाम में, दिल्ली पुलिस से छोड़िए, यूपीएससी से लेकर के 4th क्लास तक का एग्जाम होता है, उसमें हर सेंसर से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है मित्र। मैं सेंसर की, मतलब जनगणना की, आपको एक बेहतर तरीके से इतिहास से लेकर वर्तमान तक क्लास बना दूंगा, बहुत जल्द लेकर के आऊंगा, चिंता न करें, जरूर उसे देखिएगा। यद्यपि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। भारत का जनगणना, वो जनसंख्या घनत्व, ये औसत जनसंख्या घनत्व मित्र। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? राज्य पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे बच्चों? बिहार बताएंगे। क्या बताएंगे? बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व मित्र सर्वाधिक है। ठीक है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना, मतलब सर्वाधिक है, वो कितना है? तो ध्यान रखना 1106। एक व्यक्ति, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? तो 1106 व्यक्ति निवास करते हैं मित्र, ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये मैंने राज्य बताया, क्या बताया? राज्य। अगर ये बात मैं पूछूं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? तो दिल्ली होगा मेरे भाई। क्या होगा? दिल्ली होगा, जो भारत की राजधानी है। यहां पर 11,320, कितने? 11,320 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में, व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में क्या करते हैं? निवास करते हैं। ये तो मैंने सर्वाधिक वाला बताया, प्लस वाला बताया। अगर यही क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता कि मेरे दोस्त ये बताएं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है,
जिस सेंसर में क्या बता रहा हूं 2021 के बता रहा हूं भाई, ठीक है, सॉरी 2011 वाले, ठीक है, 21 में तो हुई नहीं है। तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका कितना है? तो 11 व्यक्ति, 11 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। यह सबसे कम बताया। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता मेरे साथी, मेरी बहन, मेरे भाई, कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो किस यूटी का है, केंद्र शासित प्रदेश का है, तो यूटी के संबंध में, यूटी के संबंध में कम पूछा जाए डेस्टी, तो आप क्या बताएंगे? तो आप अरुणाचल प्रदेश बताएंगे। क्या बताएंगे? अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका कितना है? तो ये डाटा को याद कर लेना मित्र। इसका जो है वो 46 व्यक्ति, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। मैं जानता हूं ये सारे फैक्ट आपके क्लियर हो चुके। आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी, ये बता दीजिए। उसके बाद स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी, और भारत में सबसे पहले किस गवर्नर के काल में यह सबसे पहले कराई गई थी। दो क्वेश्चन बताने हैं। स्वतंत्र भारत की 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी, और इसके साथ साथ आपको यह बताना है कि भारत में जनगणना किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल में कराई गई थी, ठीक है। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे चलें, अगला क्वेश्चन बताइए मित्र, बताने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन। नई दिल्ली में मध्ययुगीन काल का सीरी का किला निम्नलिखित में से किस वास्तुकला का प्रतीक है? किस वास्तुकला का प्रतीक है? जो सीरी का किला है वो किस वास्तुकला का प्रतीक है, ठीक है। देखो बच्चों, यहां से क्या मतलब पॉइंट निकालते हैं, क्वेश्चन करने का तरीका तो बताता हूं। ये मध्ययुगीन बात कर रहा है। कौन सा? मध्ययुगीन, मध्ययुग की बात कर रहा है। तो मित्र कलयुग, जो कलिंग की वास्तुकला थी, कौन सी? कलिंग की वास्तुकला, ये किस समय की थी? तो ये मौर्य, जो मौर्य डायनेस्टी थी उस समय की थी, मतलब ये मौर्य काल की थी, मौर्य काल। और मौर्य काल मित्र आप जानते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, प्राचीन भारत के इतिहास का पार्ट है, न कि मध्यकाल का। ये फैक्ट कट गया और ये भी फैक्ट कट गया इससे, ठीक है, ये भी कट गया। अब जरा द्रविड़ देखें। द्रविड़ जो कला शैली है ये कहां की है? दक्षिण भारत की है। जो द्रविड़ कला शैली है मंदिर निर्माण की, वो दक्षिण भारत की, और ये कहां की बात कर रहा है? दिल्ली की बात कर रहा है, तो ये भी कट गया। अब आपका कौन सा बचा? इस्लामिक वास्तुकला। यही बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सा? तीसरा वाला, इस्लामिक वास्तुकला। अब जो सीरी का किला है मित्र, कौन सा? जो सीरी का किला है, सीरी का किला है, इसका जो निर्माण है मेरे दोस्त, वो किसने कराया था? इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था, पता है आपको? इसका निर्माण मित्र अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था मेरे भाई। कहां पर? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। किसके निकट है? तो कुतुब मीनार के निकट, कुतुब मीनार के निकट, ठीक है, वहां पर इसका निर्माण कराया गया था। अच्छा, जो सीरी का किला है, जो सीरी का किला है वो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण क्यों कराया था? तो ध्यान रखना, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, आक्रमण से बचने के लिए इसका निर्माण कराया गया था मेरे भाई, इसका निर्माण कराया गया था। उम्मीद है इतनी बातें आप लोग जान चुके होंगे। अगले चलें, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता? मित्र इस शब्द को अपने दिमाग की चिप है ना, उसमें फीड करके रख लेना। अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता,
कौन सा मित्र? समान नागरिक संहिता। सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले जो समान नागरिक संहिता है, इसका जो वर्णन है, समान नागरिक संहिता संहिता है, इसका जो वर्णन है मेरे भाई, वो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन है, समान नागरिक संहिता का। पहली बात, जिन्हें हम लोग डीपीएस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीएस। और डीपीएस भी आप जानते हैं ये किस देश के संविधान की देन है? पता है? भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इसे कहां से लिया था, बता सकते हो? तो आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया था। हालांकि जितने जिसमें आर्टिकल दिए गए सारे डीपीएसपी के पार्ट है, डीपीएसपी के ही पार्ट है बच्चों, ध्यान रखना। अच्छा, जो आर्टिकल 40 है, जो अनुच्छेद 40 है मेरे भाई, ये वाला, इसमें ग्राम पंचायतों, इंपोर्टेंट है, इसको भी लिख लेना, ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिए, ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? 40 में। लेकिन संवैधानिक जो मान्यता है ग्राम पंचायतों की, वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल और कौन से संविधान संशोधन द्वारा है? आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे मेरे भाई। अनुच्छेद जो 42 है मेरे भाई, इसमें कार्य की मानवीय दशा का वर्णन किया गया है, कार्य की मानवीय दशा का कंडीशन का वर्णन किया गया है। ठीक है, आपने देखा होगा महिलाओं को जो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान उनको छुट्टी दी जाती है ना, वो इसी आर्टिकल के तहत दी जाती है मेरे भाई। ठीक है, और अनुच्छेद 51 है, कौन सा? आर्टिकल जो 51 है, 51 है, इसमें जो वर्णन किया गया वो अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौते का वर्णन किया गया है। अंतरराष्ट्रीय शांति, समझौता, संधि, इन सब का वर्णन किसमें? आर्टिकल 51 में किया गया है। जबकि आर्टिकल 51 ए है ना बच्चों, ये वाला अगर लिखा हो आर्टिकल 51/E, इसमें किस बात का वर्णन है? तो ध्यान रखना, किसका? मूल कर्तव्यों का वर्णन है। इनकी संख्या कितनी है इस समय? तो इनकी संख्या बच्चों ध्यान रखना 11 है इनकी। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 11 है। लेकिन जो समान नागरिक संहिता मित्र, इसका जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 44 में किया गया है, अनुच्छेद 44 में किया गया है मेरे दोस्त, याद रखना। अनुच्छेद 44 में किया गया है, बेहतर तरीके से याद रखना। और अब तक केवल 2 भारत के राज्य, कितने? 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है। वो राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो था, स्वतंत्रता के बाद जस्ट, वो गोवा था, गोवा। दूसरा कौन सा हो गया है अब? उत्तराखंड। इसमें कब लागू हुई है? तो 2024 में, पिछली साल। ठीक है, यहां तक किसी मेरे भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हैं, इस भाई का साथ देना चाहते हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, मुझसे और मेरी टीम से, गजब की टीम है मित्र, मैं कह रहा हूं उनके सेशन जाके देखिए, मुकुल सर कितना गजब का मैथ पढ़ाते हैं, रीजनिंग बहुत टॉप पढ़ाते हैं। और मैं वादा हूं जीएस में आपको मैं फेल नहीं होने दूंगा, 45 क्वेश्चन मिलेंगे 50 में से। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन है। बताएंगे कि प्राकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थित होता है? जो प्राकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उसमें से इनमें से क्या अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है? ये पूछा गया है, अनुपस्थित होता है, बताने का प्रयास करें। सबसे पहले जो कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? जो सेल्स होती हैं मेरे भाई, वो कितने प्रकार की होती हैं, बता सकते हो?
जो कोशिकाएं होती हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो आपकी प्रोकैरियोटिक होती है, एक आपकी प्रोकैरियोटिक होती है, टिक होती हैं। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी हम कहते हैं यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होती हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक होती है ना ये वाली, ये हमेशा एक कोश की जीवों में पाई जाती है। किसमें? एक कोश की जीव में, एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। कौन सी? प्रोकैरियोटिक बच्चों। ठीक है, एक कोश की जीव में पाई जाती है। जैसे इसका अगर एग्जांपल लिखा जाए तो जैसे मोनेरा, मोनेरा के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा छोटी छोटी क्लास में, ऐसी बात नहीं है। जबकि दूसरी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है मित्र, कौन सी? यूकोरियोटिक कोशिकाएं, इसमें मोस्टली क्या होती है, क्या होता है, इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट कौन सा है? जैसे प्रोटेस्टा है, प्रोटेस्टा इसका बेस्ट उदाहरण है। कवक है, पादप है, जंतु है। तो ध्यान रखिए, जो मनुष्य है ना, वो यूकैरियोटिक सेल्स के तहत आता है। ठीक है, और ये एक कोश, ये वाली जो प्रोकैरियोटिक होती है एक कोश की होती है, और ये बहुकोश की होती है। बहुकोश की होती है, मतलब एक से अधिक बहुकोश की होती है मित्र, याद रखना। कौन सी? यूकैरियोटिक। इसका एग्जांपल प्रोटेस्टा है, कवक है, पादप है और जंतु जगत है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या गया है? अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है। तो ध्यान रखना, कोशिका केंद्र होता है, ये प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम होता है, केंद्रीय झिल्ली होती है, और कोशिका भित्ति होती है ना, ये सेल्स वॉल बोलते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। ये इसमें क्या होती है? एब्सेंट रहती है बच्चों, अनुपस्थित रहती है प्रोकैरियोटिक में, जैसे मोनेरा में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया मित्र, माई डैज निम्नलिखित लेखकों में से किसकी आत्मकथा है? माई डेज जो पुस्तक है वो किसकी मतलब बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। बताने का प्रयास करें। आर के नारायण, बैजंती माला, हेमा मालिनी और शशि कपूर वीर भाई। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, अगर आप जानते हैं तो। अगर आपने ये पहले ऐसे क्वेश्चन कहीं पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताने का प्रयास करें। बताइए। जैसे एक तो ये होगी माई डेज, एक तो होगी माई डेज, डेज ध्यान दीजिए, एक ये पुस्तक है। दूसरी द गाइड, द गाइड, गाइड ये भी पुस्तक है उन्हीं व्यक्ति की। और तीसरे नंबर पर क्लास टीचर, क्लास टीचर, टीचर ये एक ही व्यक्ति की पुस्तक है। एक और लिख लिए मालगुडी डेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मालगुडी डेज। ठीक है मेरे भाई, ये जो चारों पुस्तक हैं वो एक ही व्यक्ति की, ये वाली माई डेज जो आपके क्वेश्चन में दिया है। द गाइड बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट ज्यादा बच्चों, खतरनाक वाली इंपॉर्टेंट है, पूछा है द गाइड किस लेखक की कृति है, तो बताएंगे, बता दूंगा मैं। क्लास टीचर भी और मालगुडी भी, ये सारे आपके एग्जाम पूछी जाती है, हम चारों को याद कर लेना। और ये किसकी पुस्तक है, तो ध्यान रखना आर के नारायण, आर के नारायण, आर के नारायण की पुस्तक है, जो भारत के कौन थे? राष्ट्रपति रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति आर के नारायण की कृति है बच्चों। ठीक है, आर के नारायण की कृति। यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ए इस क्वेश्चन का बेहतर और राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पता है, पुलकेशिन द्वितीय, नाम सुना आपने? पुलकेशिन द्वितीय, पहले ये बताएं पुलकेशिन द्वितीय था बच्चों, ये किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था? कोई दोस्त बता सकता है पुलकेशिन द्वितीय वो किस वंश का शासक था? जिसने हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन थे वो किस वंश के शासक थे, को हराया था। मतलब ये है जो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, जो उस समय उत्तर भारत का बहुत बड़ा शासक था मेरे भाई, बहुत बड़ा शक्तिशाली शासक था। उसको पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, वह राजवंश से संबंधित थी। मतलब यह पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वो किस राजवंश से संबंधित था, यह पूछा गया है।
किस वंश से संबंध था। सबसे पहले आपको बता दूं, एक मैं छोटा सा भारतीय मैप बनाता हूं ताकि चीजें आपको और बेहतर तरह समझ में आ जाए, क्योंकि मैप के माध्यम से चीजें याद की जाती है ना, तो बच्चों लंबे समय तक याद होती हैं। हाँ, हालांकि मेरी ड्राइंग बच्चों ज्यादा बेस्ट नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूं ठीक से बनाने की। जो अपना हर्षवर्धन था, ये मित्र हर्षवर्धन का शासनकाल था, हर्षवर्धन का ये साम्राज्य था, हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन का क्या था, साम्राज्य था। और यहां पर एक छोटा सा एक साम्राज्य था, ये वाला, यहां पर कौन शासन कर रहा था, तो पुलकेशन द्वितीय सेकंड शासन कर रहा था। इनके बीच में एक बस नदी आती थी, इनके साम्राज्य में, साम्राज्य की जो सीमा थी वो एक नदी थी, इस तरीके से, ये वाली, इसे नर्मदा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के तट पर ही इस पुलकेशन द्वितीय ने किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। किसको हराया था, हर्षवर्धन का हराया था। देखिए, जो चेर, चोल और पल्लव, ये मोस्टली सुदूर दक्षिण में थे। यहां पर चेर, चोल और पांडे यहां पर थे। यहां पर चेर थे, चोल थे और यहां पांडे थे, केरल की तरफ। तो ये तो ऑप्शन कट गया आपके। अब आपका क्या बचा, चालुक्य। यहां पर जो पुलिकेशन था, ये वाला साम्राज्य उसका, ये किस वंश का था, तो ये चालुक्य वंश का था मेरे भाई, चालुक्य वंश का। अच्छा, जो चालुक्य वंश था मित्र, थोड़ा समझें, चालुक्य वंश था, वंश ये कहां पर था वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसकी स्थापना किसने की थी और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, इसकी राजधानी क्या मित्र हुआ करती, तो बताएंगे। इसकी जो स्थापना है पुलकेशन प्रथम ने की थी, पुलकेशन प्रथम ने की थी। और ये जो इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वह वातापी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, वातापी। तो वातापी के चालुक्य के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, किसके, वातापी के चालुक्य के नाम से जाने जाते थे। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई। अच्छा, कुछ और बात जान लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हमने चालुक्य वंश के बारे में जाना, और पुलकेशन द्वितीय था, ये चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था बच्चों, योग्य शासक था। इसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। किस पर, नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था, याद रखना। लेकिन इसका एविडेंस, इसका प्रमाण हमें किस अभिलेख से मिलता है, हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने पराजित किया था, इसका प्रमाण इस हमें किस अभिलेख से मिलता है। मेरे साथी, मेरे भाई, कमेंट से मुझे गूगल बाबा से पूछ के बता देना। अगर आपने गूगल बाबा से पूछ के बता दिया, फिर भी ये चीजें आपको लंबे समय तक याद हो जाएंगी, इस बात का वादा है मेरा। ये तो मैंने बताया पुलकेशन द्वितीय के बारे में। अब जो हर्षवर्धन के बारे में कुछ चंद बातें जान लेते हैं भाई। मैं इसे हटा दूं, आप नोट कर लिया होगा, हटा देता हूं मैं, ठीक है। जो हर्षवर्धन थे वो किस वंश के शासक थे, हर्षवर्धन थे वह किस वंश के शासक थे मेरे भाई, हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन ये किस वंश के शासक थे, इनका वंश कौन था, तो ध्यान रखना, इनका जो वंश था वह पुष्यभूति वंश के थे, पुष्यभूति वंश के थे। इसे हम वर्धन वंश भी कह सकते हैं, वर्धन डायनेस्टी भी कह सकते हैं मेरे भाई। पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी वंश के थे। और ये इस वंश के, पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, सबसे योग्य प्रतापी शासक थे बच्चों। और ये गद्दी पर कब बैठे थे, तो 606 एडी। एडी क्या होता है, एना डोमिना होता है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटना है ना, वो एडी मापी जाती है ईस्वी में। इसकी फुल फॉर्म होती है एना डोमिना। से लेकर के 647 एडी तक इन्होंने शासन किया था भाई। और इनकी दो राजधानियां हुआ करती थी, हर्षवर्धन की दो राजधानियां हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती। पहली इनकी जो राजधानी थी, पहली जो इनकी राजधानी थी वो थानेश्वर थी। आप लोग मुझे एक बात बता सकते हो ईमानदारी से, जो थानेश्वर है वर्तमान समय में
थानेश्वर है वर्तमान समय भारत के किस राज्य में और किस शहर में, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। और जो दूसरी राजधानी थी मित्र वो कन्नौज थी। कौन सी थी? कन्नौज। कन्नौज तो जानते हैं ना, यूपी में। क्लियर हुआ? यहां तक मेरे भाई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, ये सेशन तुम्हें अच्छा लग रहा है? कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? ईमानदारी झूठ मत बोलना मेरे भाई, कुछ आपके पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? झूठ मत बोलना, सही सही बताना मित्र। अगर तो कुछ पल्ले पड़ रहा है, लग रहा है कि भाई तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, लग रहा है ये भाई तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, तो प्लीज आपका निर्णय आपके हाथ में। बताएं, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। कहां पर मना कर किया था? क्या कानपुर में, दिल्ली में, बैरकपुर में या मेरठ में? बताएं मित्र, बताने का प्रयास करें। कानपुर तो जानते हैं यूपी में ही है, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है, मेरठ यूपी में है, और दिल्ली तो जानते ही हैं दिल्ली में है। अब बताएं, अब आप लोग बताएं 62वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से कहां मना कर दिया था? ठीक है, सबसे पहले जो मंगल पांडे थे मित्र, मंगल पांडे, मंगल पांडे थे, इनके बारे में एक दो बात लिख लीजिए। ये 34वीं, कौन सी? 34, 34वीं पैदल सेना, पैदल सेना के क्या थे? सिपाही थे। 34वीं पैदल सेना के क्या थे? सिपाही थे, आप लोग याद रखना। और कंडीशन ये थी, से 34वीं जो रेजिडेंट थी, पैदल सेना थी, वहां पर अंग्रेज अधिकारियों द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने के लिए कहा गया था, जिनको उनसे मुंह से निकालना होता था। इस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। गाय की चर्बी हिंदू धर्म के लिए बहुत ही खराब चीज मानी जाती है, और वैसे ही सुअर की चर्बी मुस्लिम धर्म के लिए मानी जाती है। मंगल पांडे ने इनके प्रयोग करने से साफ मना कर दिया। क्या कर दिया? साफ मना कर दिया, और एक आंतरिक उसी अपनी रेजिमेंट में विद्रोह कर दिया, जिसमें इन्होंने 2 अधिकारी थे अंग्रेज, उनकी हत्या कर दी। क्या कर दी? इनकी हत्या कर दी मित्र। किसकी? 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। इसलिए मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी? फांसी दे दी। क्या दे दी? फांसी दे दी मित्र। क्या कर दिया? फांसी दे दिया। लेकिन यह बात जब पूरे भारत में फैली, पूरे भारत में ये बात आग की तरह फैल गई, तो ध्यान दीजिएगा, ये बात, इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी है, लेकिन यह बात सब चारों तरफ फैलने के बाद पूरे भारत में, मेरठ में, कहां से? मेरठ से, हालांकि ये इसका आंसर नहीं है, मेरठ से मेरे दोस्त, मेरठ से, जो मैंने आपको यूपी में बताया, मेरठ से 10 मई 1857 को प्रथम क्रांति का क्या हो गया? क्रांति का आगाज हुआ। आगाज हुआ मतलब क्रांति की शुरुआत हो गई। कहां से? मेरठ से। लेकिन मंगल पांडे का जो संबंध था वो कहां से था? तो बैरकपुर छावनी से था। किससे? बैरकपुर छावनी था। हम लोग तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला बताएं, क्वेश्चन आपके सामने है, चौथी पंचवर्षीय योजना की विशेषता नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वो 1969 से लेकर के 74 तक है भाई। ये चौथी पंचवर्षीय योजना है। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी मित्र, चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ये सबसे असफल योजना थी। सबसे असफल योजना थी। कारण भी थे उसके, बताऊंगा मैं। पूछा क्या गया है, यह योजना सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है इस योजना में, तो ये फैक्ट गलत है। इसमें नहीं पूछा है तो हालांकि इसका आंसर बच्चों यही हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें और जो बातें हैं उनको हम देख लेते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध में, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से हम लोगों ने अलग कराया था। आज पाकिस्तान, जो बांग्लादेश है ना, हमारे लिए मटर सी आंख निकालता है, हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाता है। तो वहां के मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं,
अगर मेरा सेशन वहां से देख रहे हैं, कि आप याद करो इंदिरा गांधी जी का समय 1971, अगर पाकिस्तान से हम लोग आपको आजाद नहीं कराते तो आपकी कंडीशन पाकिस्तान से गंदी होती। आपकी कंडीशन पाकिस्तान से कितनी खराब होती, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक ऐसा कंट्री है जो भूखमरी के शिकार पे है। और आपकी क्या कंडीशन होती है आप सोच सकते हो। शुक्र करिए इंदिरा गांधी जी का और भारत का, और भारत के उस समय सैनिकों का, और उन देशों का जो भारत का उसने साथ दिया, उन्होंने साथ दिया। तो इस कंडीशन में, इस पंचवर्षीय योजना में, जो भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले और बाद में बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन महत्वपूर्ण समस्या थी। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि हुआ ऐसा था, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था और बांग्लादेश से बहुत से बंगाली भारत आए थे और उनको शरण दी थी, उनको टेंट रहने के लिए दिए थे, घर मकान जैसी व्यवस्था थी भारत के पास उस समय, इंदिरा गांधी जी ने दी। ये उनका वहां से आए हुए बंगाली भाइयों के लिए बहुत ही, ये कहें कि बहुत एक अच्छा पल था। ये रेडी होना चाहिए इस बात को लेकर के। दूसरा, इसमें जो फैक्ट दिया है, परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। हालांकि ये भी था, इसके दोहरे उद्देश्य से स्थिरता के साथ साथ विकास, आत्मनिर्भर की प्रगति उपलब्ध, मतलब इसका पहला राइट आंसर बच्चों, पहला राइट आंसर है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, वारदौली के प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो वारदौली है, वारदौली जो आंदोलन है मित्र, वारदौली आंदोलन है, वो कब शुरू किया गया था? वर्ष 1928 से शुरू हुआ था। वर्ष 1928 में वारदौली आंदोलन शुरू किया गया था मेरे भाई। कब? वर्ष 1928 में। किसके विरुद्ध? तो अंग्रेजों ने मित्र जो टैक्स की दर थी, जो कर की दर थी, वो मतलब बढ़ा करके 22% कर दी थी। 22% टैक्स बढ़ा दिया था। क्या कर दिया था? 22% टैक्स बढ़ा दिया था। कब? वर्ष 1928 में। इसलिए वहां की जनता, वहां जो वारदौली कहां पड़ता है वर्तमान समय में, किस राज्य में है? तो ध्यान रखना, गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में। ठीक है, ये तीनों चार बातें याद रखना। और यहां की जनता ने, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इस विद्रोह को संरक्षण देने के लिए कौन पहुंचे? पटेल साहब पहुंचे, पटेल साहब पहुंचे, वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, ये वहां पर इसका नेतृत्व करने के लिए पहुंचे। ये जब सफल रहे तो जो वारदौली की महिलाएं थी, वारदौली की महिला थी, इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। किसकी? सरदार की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? सरदार की उपाधि दी। तो ध्यान रखना, वारदौली आंदोलन के दौरान महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार की उपाधि दी बच्चों। किसकी? सरदार की उपाधि दी। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 31 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं मेरे भाई। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, इन्हीं की स्मृति में और इन्हीं की याद में। आज विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। क्या नाम मेरे भाई? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन्हीं की प्रतिमा बनाई गई है, जो कितनी मीटर ऊंची है? 182 मीटर ऊंची है। कितनी? 182 मीटर ऊंची है। नर्मदा नदी के तट पर, केवड़ी नामक स्थान पर, केवड़िया नामक स्थान पर मेरे भाई। क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया? पहला सही है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आगे चलें, अगला क्वेश्चन बताएं, भारत के उत्तरी राज्यों में फसलों के निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ मौसम से संबंधित है?
ये भाई उत्तरी राज्य में एक फैक्ट दे दिया, इस बात का ध्यान रखना। और खरीफ की फसल दे दी है, किस कौन सी? खरीफ। देखो मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार अगर देखा जाए तो फसलें तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं मौसम के अनुसार। सबसे पहले रबी की फसल, रबी की फसल कौन सी? रबी की फसल। और रबी की फसल की मतलब विशेषता क्या है कि रबी की फसल हमेशा ये शीत ऋतु में, शीत ऋतु में बोई जाती है। हम कह सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, बोई जाती है, ठीक है। और मार्च में काट ली जाती है, बोई जाती है, और मार्च या अप्रैल मतलब बसंती ऋतु में ये क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। क्या कर लेते हैं? इनको काट लेते हैं। अगर इनकी बात की है, जो रबी की फसल है, जो रबी की फसल कौन कौन सी है ध्यान रखना, जैसे गेहूं हुआ, आलू हुआ, ठीक है, गेहूं हुआ, आलू हुआ, चना हुआ, मटर हुई, क्या मित्र? मटर हुई, मसूर, मसूर का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। मसूर, इससे पूछा गया है मसूर किस मौसम की फसल है, ठीक है, दाल है ये, तो ध्यान रखना ये रबी की फसल है। कौन सी? रबी की फसल है। सरसों हुआ, राई हुआ, और एक और होता है बरसीन हुई, बरसीन, बरसीन जानते हैं आप लोग, जो भैंसों को चारा खिलाते हैं ना, बरसीन हुई, सौंफ हुई, सौंफ, लहसुन हुआ। ये कौन से मौसम की फसल है? तो बताइए रबी की फसल है। किसकी? रबी की फसल है। तीन प्रकार बताए थे मैंने, एक प्रकार बता दिया, दूसरा प्रकार और देखिए। दूसरा प्रकार है मतलब खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। ये कब बोई जाती है? ये कब बोई जाती है? तो ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है, वर्षा ऋतु में कह सकते हैं इनको। जून जुलाई में, जून जुलाई में बोते हैं, ठीक है, बोई जाती है। लेकिन काटते कब हैं? तो ध्यान रखना, इन्हें अक्टूबर में काट ले, सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं, सितंबर और अक्टूबर में काट लेते हैं, काट लेते हैं, ठीक है, इनकी कटाई हो जाती है। कौन कौन सी फसलें हैं इनमें? इनमें कौन कौन सी फसलें? तो ध्यान रखना, इसके तहत जो आती हैं इनको वर्षा वाली ऋतु वाली फसल कहते हैं, ध्यान रखना। और इसमें कौन कौन सी आती है? सबसे पहले धान, धान आ जाए या चावल आ जाए, बात एक ही है, ठीक है। कहीं कहीं चावल आ जाता है, चावल या धान, ठीक है। उसके बाद बाजरा हो गया, मूंग हो गई, मूंग, अरहर हो गई, अरहर, मूंग हो गई, अरहर हो गई, कपास हो गया, कपास, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है? ज्वार हो गया, बता सकते हो आप लोग? ज्वार, गन्ना हो गया, मूंगफली हो गई, मूंगफली, मूंगफली हो गई, उर्द हो गई, उर्द, कौन से बच्चों? उर्द हो गई। और सोयाबीन हो गया, सोयाबीन, सोयाबीन हो गया, दलहन, दलहन प्लस तिलहन, ये इसको ध्यान ध्यान रखना, दलहन और तिलहन, इन दोनों को याद कर लेना बच्चों, ये पूछे जाते हैं। तो ये आपकी खरीफ की फसल है, बताई मैंने आपको। ध्यान दीजिए, जो खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। जैसे चावल हुआ, बाजरा हुआ, मूंग हुआ, अरहर हुआ, कपास हुआ, ज्वार हुआ, गन्ना हुआ, मूंगफली हुई, उर्द हुई, सोयाबीन हुआ, दलहन और तिलहन हुआ बच्चों। हालांकि जो मक्का है मित्र, मक्का, मक्का ही बोई जाती है इस समय। लेकिन मक्का क्या है मित्र? ये अब तीनों टाइम की फसल हो गई है, ठीक है। मैंने दो बताई, तीसरी और लिख लीजिए। तीसरी हम लोग कहते हैं जायद की फसल है। किसी कौन सी मित्र? जायद की फसल है, जायद की फसल है। ये ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु में, जगह कम है थोड़ा, आप लोग एडजस्ट कर लेना। ये ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हैं हम लोग मार्च में, मार्च में बोई जाती हैं। इसमें कौन कौन सी आती हैं? तो जैसे ककड़ी हुई, ककड़ी हुई, खीरा हुआ, खरबूज हुआ,
तरबूज हुआ, ठीक है, मक्का हुई, मक्का ही बोई जाती है, बाजरा ही बोया जाता है, मतलब बाजरा ये हो जाता है, ठीक है। ये सारी फसलें आती हैं। अब मिला लीजिए, इसमें किसकी पूछा है, खरीफ वाली। देखो चावल है, मक्का है, बाजरा है, यही इसका राइट आंसर होगा। हम लोग कौन से ऑप्शन की ओर जाएंगे, दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे, चावल मक्का बाजरा। क्योंकि गेहूं, देखो गेहूं किसकी फसल है, गेहूं रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, लेकिन राई है वो खरीफ की फसल है। जो चना सरसों रबी की फसल है, चना है, लेकिन ये भी अलग है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है चावल मक्का और बाजरा, ये सही है बच्चों, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, पंखे के आकार की पत्तियों वाली सबसे प्राचीन जीवित पौधों की प्रजाति कौन सी है, कौन सी के उपकार हेतु उपयोग किया जाता है, उपकार हेतु उपयोग किया जाता है, नस्य जैसे आमतौर पर रक्त विकारों और स्मरण शक्ति संबंधित विकारों के उपयोग हेतु उपयोग किया जाता है। बच्चों क्वेश्चन ऐसा है, ये एक दिया हुआ है, पंखे के आकार का कोई पौधा है जो प्राचीन समय से इसका प्रयोग होता है, किसके लिए, जो रक्त विकार होता है, आमतौर पर रक्त विकारों के लिए, मतलब रक्त संबंधी परेशानी होती है और स्मरण शक्ति इससे बढ़ती है इसके यूज करने से। दो बातों को याद रखें, वो कौन सा उसमें से पत्ता है, मतलब पेड़ है। देखो विलो का जो पेड़ होता है ना, मतलब विलो का, इससे बल्ले बनाए जाते हैं, जो क्रिकेट की बल्ले होता है ना, बल्ले क्रिकेट की। देवदार के वृक्षों से फर्नीचर बनाया था, बड़ा मजबूत रहता है फर्नीचर। क्या बनाया था, फर्नीचर बनाया था देवदार के वृक्षों से, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो जिनको सही है बच्चों, जिनको इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन है, बड़ा बेहतर क्वेश्चन है, आप लोग अगर जानते हैं बताएं, आपने पढ़ रखा होगा इस क्वेश्चन को और जानते भी होंगे, ठीक है। बताएं मित्र, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी टैक्स स्लैब में से एक नहीं है, टैक्स स्लैब में से एक नहीं है, 12% नहीं है, 30% नहीं है, 5% नहीं है, 28% नहीं है। बताइए, अगर जानते हैं तो बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मित्र जानते हैं तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो ध्यान दीजिए, जो जीएसटी के जो स्लैब हैं वो कौन कौन से हैं, 5% है, 12% है, 18% है और इसके साथ साथ 28% ये हुआ करते थे। लेकिन 30% नहीं है भाई, कितना, 30% नहीं है, आप लोग याद रखना। दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएं, इस स्तूप वास्तुकला में टोर का क्या अर्थ होता है, या इसे तोरण भी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, तोरण, क्या कहते हैं, तोरण का क्या अर्थ होता है, प्रवेश द्वार होता है, गुम्बद होता है, जैसे आपने देखा होगा ये गुम्बद होता है और इस तरह से स्तूप बनता है ना, और यहां पर प्रवेश द्वार होता है इस तरीके से, ठीक है, और इस तरह से मीनार से कुछ खड़ी होती है। बताएं स्तूप वास्तुकला में तोरण का क्या अर्थ होता है, क्या प्रवेश द्वार होता है, गुम्बद होता है, खंबे होते हैं, छतरी होती है, या फिर छतरी इस टाइप की होती है, उस पर लगी होती है इस तरह से। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और आपने 200 के नोट पर, किस पर, 200 के नोट पर, 200 के नोट पर स्तूप देखा होगा, वो कौन से, किसका स्तूप है, स्तूप देखा होगा किसके, 200 के नोट पर, और ये सांची का स्तूप है। किसका स्तूप है मित्र, सांची का स्तूप है, देख लेना आप, ठीक है, अगर जानते हैं। तो जो तोरण का मतलब होता है वो प्रवेश द्वार होता है, कौन क्या होता है, प्रवेश द्वार होता है, आप लोग याद रख सकते हो। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, पता है आप लोगों को, सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया था, तो ध्यान रखिए अशोक ने बनवाया था उसे। बताइए योजना आयोग पंचवर्षीय योजना के निर्माण, कार्यान्वयन और विनिमय जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देता था, ठीक है। किस वर्ष, किसको, योजना आयोग को, किस वर्ष योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, बताएं 2017 में, 2015 में, 12 में या 20, बताएं मित्र। योजना आयोग, यो योजना आयोग था मित्र, योजना आयोग, इसकी जो स्थापना है मार्च 1950 में हुई थी, ठीक है, मार्च 1950 में हुई थी। इसने 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था,
जिससे क्या हो सके, देश का विकास हो सके, देश का क्या हो सके, विकास हो सके, विकास हो सके। ठीक है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जबकि योजना आयोग था मित्र, ये एक गैर गैर संवैधानिक संस्था थी भाई। क्या थी, गैर संवैधानिक संस्था थी। इसका जो अध्यक्ष होता था वो पीएम होता था, प्रधानमंत्री होगा, जो भी प्रधानमंत्री रहते थे वो होते थे। लेकिन इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया, तो वर्ष 2015 में समाप्त कर दिया गया। कब, वर्ष 2015 में समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर क्या आ गया, नीति आयोग आ गया, नीति आयोग आ गया। कब आया था, तो 1 जनवरी 2015 में आया था भाई। ठीक है, अब ये नीति आयोग है मित्र, ये विजन डॉक्यूमेंट्स आता, विजन डॉक्यूमेंट जारी करता है। क्या करता है, विजन डॉक्यूमेंट जारी करता है। और ये कितने वर्ष के लिए करता है, तो ध्यान रखना 15 वर्ष, इस बात को ध्यान रखना। जैसे नीति आयोग जो था ना, वह सॉरी योजना आयोग था, वो 5 वर्ष के लिए अपनी योजना बनाता था। ये कितने वर्ष के लिए बनाता है, तो 15 वर्ष के लिए बनाता है भाई। किसके लिए, 15 वर्ष के लिए बनाता है। आप लोग याद रखना, यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु नदी का भाग नहीं है। सप्त सिंधु नदी, सप्त सैंधव, सप्त सैंधव नदी सप्तम संध नदी का भाग नहीं है। जो वह क्षेत्र था जहां प्रारंभिक वैदिक अर्थ मतलब वैदिक काल के लोग रहते थे। ठीक है, जहां प्रारंभिक में वैदिक काल के लोग रहते थे। तो सप्त सिंधु नदी मित्र, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सप्त सिंधु नदी मतलब वह नदी है जहां आपकी सिंधु नदी बहती है। कौन सी, वर्तमान की सिंधु नदी। कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी। और उसकी सहायक नदियां, और उसकी सहायक नदियां जैसे झीलम, जैसे झीलम, चिनाब। यहां समझिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चिनाब। उसके बाद रावी, रावी, ब्यास और सतलज। ये क्या है, नदियों के नाम मित्र। झेलम और उसकी सहायक नदियों के नाम जो वर्तमान में है। लेकिन इसने कहा कब की बात कही है, वैदिक काल की बात कही है बच्चों। तो वैदिक काल में इनके नाम अलग अलग हुआ करते थे, जो आपके एग्जाम में बनते हैं। ध्यान रखिए, हालांकि ये क्वेश्चन ये इसका उसमें राइट आंसर नहीं है, लेकिन समझिए ये कभी कभी वैदिक नाम नदियों के पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, सिंधु नदी को उस समय क्या मतलब किस नदी के नाम से जाना जाता था, तो ध्यान रखना, सिंधु नदी को उस समय, कब, वैदिक काल में, वैदिक काल में इन नदियों को, कौन सी नदियों को, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, किस किस नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिए, जो सिंधु नदी थी इसे हिरण्या, कौन सी, हिरण्या नदी कहते थे, हिरण्या नदी कहते थे। क्या कहते थे, हिरण्या नदी। पूछा गया हिरण्या नदी मतलब वैदिक काल में सिंधु नदी को किस नाम से जानते थे, तो हिरण्या नदी के नाम से मेरे भाई जानते थे। आप लोग याद रखना। अच्छा, झेलम नदी को किस नाम से जानते थे, झेलम नदी को किस नाम से जानते थे वैदिक काल में, तो ध्यान रखना, झेलम नदी को वितस्ता कहते थे, वितस्ता नदी। पूछा गया, ये सारी पूछी गई है मित्र। और चिनाब को क्या कहते थे वैदिक काल में, तो अश्किनी नदी कहते थे, अश्किनी, अश्किनी नदी कहती थी। और रावी को क्या कहते थे, रावी को पुरुषुणी नदी कहते थे, पुरुषुणी नदी कहते थे भाई। क्या कहते थे, पुरुषुणी नदी। व्यास को क्या कहते थे, तो विपाशा कहते थे, विपाशा बसु नहीं, विपाशा, विपाशा नदी कहते थे, विपाशा बसु नहीं है भाई। और सतलज को क्या कहते थे, तो सतलज को वैदिक काल में शतुद्री नदी कहते थे, शतुद्री नदी, शतुद्री नदी कहते थे।
क्या कहते थे? शतुद्री नदी कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंधु नदी को वैदिक काल में हिरण्या, झीलम को वितस्ता, चिनाब को अस्किनी, रावी को पुष्णी, ब्यास को विपाशा और सतलज को शतुद्री नदी कहते थे। पूछा गया है कौन भाग नहीं है इसका, तो देखो अस्किनी थी, पुष्णी थी, वितस्ता थी, लेकिन भागीरथी नहीं थी बच्चों। भागीरथी गंगा का नाम है। किसका? गंगा का नाम। बताइए क्वेश्चन कैसा लगा ईमानदारी से? अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, और आपके जो फिंगरप्रिंट सही करने के लिए उसमें एक लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दिया करें। ठीक है, आगे चलें। पूछा गया कंपाला। कंपाला एक वार्षिक भैंसा दौड़ है, भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? भारत के किस राज्य में आयोजित होता है, यह पूछा गया है। बताएं, जो कंपाला एक वार्षिक भैंसा दौड़ है, भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? बताने का प्रयास करें, बताने का मेरे भाई प्रयास करें अगर जानते हैं तो। ध्यान दीजिए, ये कर्नाटक राज्य का है। किसका है? कर्नाटक राज्य का है, आप लोग याद रखना। ठीक है, जिसमें आक्रोशित भेड़ों को, जो भैंस होती है, भैंसा होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है कंपाला में। पूछा गया तक्षशिला किस देश में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। विश्वविद्यालय था। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? तो बताएंगे आप, तक्षशिला। और ये वर्तमान समय में किस देश में है? तो ध्यान रखना, पाकिस्तान में वर्तमान समय में। हालांकि पहले 1947 से पहले ये भारत में हुआ करता था, इसलिए हम लोग तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया माधवपुरा मेला किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक मेला है? जो माधवपुरा मेला है मित्र, ये किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक मेला है? बताएं मित्र, बताएं। कर्नाटक, गुजरात, पंजाब या राजस्थान? ध्यान दीजिए, ये राजस्थान मनाया जाता है बच्चों। कहां मनाया जाता है? राजस्थान मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक मेला है मित्र, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? किसको? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, बता सकते हो? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? क्या 208 है, 212 है, 213 है या 214? बताने का प्रयास करें। 123 अनुच्छेद, आर्टिकल 123। कौन सा? अनुच्छेद 123। ये राष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। क्या देता है? शक्ति देता है भाई। किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन राज्यपाल कौन सा देता है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 मित्र बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा, ये कौन नहीं बच्चों, कौन है, कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? क्या आर्टिकल 114 है, या अनुच्छेद 112 है, अनुच्छेद 116 है, या अनुच्छेद 110 है? बताएं, बताने का प्रयास करें। कोई विधेयक वित्त विधेयक है, इसका वर्णन कौन करता है? तो वित्त विधेयक का वर्णन करता है वित्त विधेयक। कौन करता है? तो आर्टिकल 110। लेकिन धन विधेयक है, इसको परिभाषित कौन करता है? तो आर्टिकल 112। और इसका जो निर्णय है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है मित्र? लोकसभा अध्यक्ष करता है भाई। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? कोई भाई बता सकता है? कोई भाई बताने का प्रयास करे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1865 में, 1870 में, 1875 में, या 1961 में? सॉरी, ये बच्चों गलत लिखा हुआ है, 1961 होगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। यही इसका राइट आंसर है। अगला बताएं। पूछा गया है संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये बच्चों अभी का क्वेश्चन है, 2025 का। बताइए, करंट अफेयर का। ये संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, बताने का प्रयास करें। क्या आर के रामकुमार को, रोजर फाल्कन को, सी सुनीता नारायण को, या डी पीटर ग्लीक को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी पीटर ग्लीक सही है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएं, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या ए गुंटर बिस्लोस को, या बीटी रमन कृष्णा को, या सी आर साईराम को, या बी संजय सुब्रमण्यम को? तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बच्चों मेरे पास थोड़ा समय कम है, टीचर और आने वाले हैं, थोड़ा मैं आज आपको 80 क्वेश्चन पढ़ा के छोड़ दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिए ये एक जनजाति महोत्सव है, जनजाति महोत्सव है। कैसा है? जनजाति महोत्सव, मित्र याद रखना पहली बात। और ये राजस्थान मनाया जाता है, यहां पर राजस्थान मनाया जाता है, दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैनबरा किस देश की राजधानी है? जो कैनबरा है वो किस देश की राजधानी, ये बताएं। कैनबरा है वो किस देश की राजधानी है, ये पता है, ये पूछा गया है। क्या अल्जीरिया की है, या न्यूजीलैंड की है, नीदरलैंड की है, या ऑस्ट्रेलिया की है? तो ध्यान रखना जो कैनबरा है मित्र ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आज के लिए मित्र इतना ही, और अब मैं आपकी क्लास शुरू कर दूंगा, चिंता ना करें, कल से आपकी सारी क्लासें रेगुलर मिलेंगी। आप बस कमेंट्स में बता दीजिए कि सर आप इस टाइम पढ़ाइए। आज मेरे पास थोड़ा समय कम था, मैं इसकी क्लास को कंप्लीट करा देता, कोई बात नहीं है। लेकिन हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी चलेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये क्लासें शाम को चलेंगी, और जो और सेशन में और जो शेड्यूल है ना मैं आपको 1-2 दिन में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हालांकि मैथ की क्लासें और पॉलिटी क्लासें आपको दिन मिला करेगी, ठीक है, जिसमें मोहित सर और अविनाश सर पढ़ाएंगे। तो मित्र सेशन कैसा लगा आप मुझे ईमानदारी से बताएं, और फिर भी कहूंगा हाथ जोड़ करके मित्र जुड़ जाइए, आपको सारी क्लासें फ्री दूंगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तो जय हिंद जय भारत।